आज हम बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 का टॉपिक नेसेसिटी ऑफ ब्रॉड सोर्स इंटरफेरेंस ड्यू टू वेव शेप फिल्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कलर्स इन थिन फिल्म्स क्या होता है, पतली फिल्मों में रंग किस प्रकार प्राप्त होते हैं। जब हम किसी फिल्म को आँख से देखते हैं तो उससे परावर्तित किरणों में जिन स्थानों पर पथांतर 2 म्यू टी कॉस आर = ऑड इंटीजर ऑफ λ/2 होता है, वहाँ प्रदीप्त फ्रिंजें दिखाई देती है। यह अंतर टी, आर और म्यू के मान पर निर्भर करता है। यदि फिल्म की मोटाई टी सब स्थानों पर बराबर हो तो विभिन्न लैम्डा या विभिन्न रंगों के लिए प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए आर का मान भिन्न भिन्न होगा। चूँकि कोण आर का मान आई पर निर्भर करता है, अतएव फिल्म अलग अलग अनंत कोणों पर अलग अलग रंगों के लिए ब्राइट दिखाई देगी। एक ही स्थान पर दो रंगों के लिए प्रदीप्त की भी यही शर्त हो सकती है। इस कारण रंग अक्सर एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग या आच्छादित हो जाते हैं और हमें उस स्थान पर मिश्रित रंग दिखाई पड़ता है। यदि फिल्म चौड़ी हो तो एक ही स्थान पर कई रंगों के लिए प्रदीप्त की शर्त का पालन होने से रंग न दिखाई पड़कर संपूर्ण फिल्म श्वेत दिखाई देती है। अब हम डिस्कस करेंगे नेसेसिटी ऑफ ब्रॉड सोर्स या विस्तृत स्रोत की आवश्यकता। नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स या विस्तृत स्रोत की आवश्यकता क्यों होती है? जब भी डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड या आयाम का विभाजन होता है तब हमें विस्तृत स्रोत की आवश्यकता होती है। कैसे और क्यों होती है वो हम डिस्कस करेंगे। चित्र के अनुसार यदि स्रोत संकीर्ण है तो उससे निकलने वाली किरणें क्रमशः 1, 2, 3 किरणों में केवल क्रमांक 2 वाली किरण ही उत्पन्न परावर्तित किरणों से आँख तक पहुँचती है और इस दिशा में जो भी व्यतिकरण की स्थिति हो वह दिखाई पड़ती है। क्रमशः 1 व 3 अन्य किरणों से उत्पन्न परावर्तित किरणें व्यतिकरण तो अवश्य उत्पन्न करती है पर वे आँख तक नहीं पहुँच पाती। अतः आँख की एक स्थिति के लिए केवल एक ही स्थान पर व्यतिकरण दिखाई पड़ता है, जैसा कि चित्र ए में दिखाई गया है। ये 3 जगह अलग अलग हमारी आँख जो है, अगर ये फोकस है तो हमें यहाँ पे ये बीच वाली स्थिति दिखेगी। अगर इससे उल्टा हमने जैसा कि चित्र में दिखाया है सोर्स को वाइड कर दिया है तो हम देखते हैं कि ये सारी की सारी एक ही जगह इकट्ठी हो रही है और एक ही जगह आँख को रखे हम पूरी की पूरी व्यतिकरण की स्थिति को देख सकते हैं। पतली फिल्म से व्यतिकरण देखने में चौड़े स्रोत की आवश्यकता होती है, परंतु अगर हम चित्र बी के अनुसार विस्तृत स्रोत का उपयोग करें तो स्रोत के विभिन्न स्थानों से चलकर किरणें फिल्म के विविध कोणों पर परावर्तित होकर आँख तक पहुँचती है। प्रत्येक किरण युग्म के पथांतर की स्थिति के अनुसार फिल्म के उस भाग पर प्रदीप्त या दीप्त दिखाई पड़ती है। अतएव पतली फिल्म से व्यतिकरण की घटना के प्रेक्षण के लिए चौड़े स्रोत की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारी अत्यधिक पतली फिल्म है तो वो हमें अदीप्त क्यों दिखाई देती है। एन एक्सेसिवली थिन फिल्म अपीयर्स डार्क इन रिफ्लेक्टेड लाइट। हम ये जानते हैं कि म्यू अपवर्तनांक वाली टी मोटाई की पतली फिल्म परावर्तित किरणों के बीच उनमें पथांतर होता है 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर - λ/2। यदि फिल्म इतनी पतली हो कि टी का मान लैम्डा की तुलना में नगण्य हो तो पथांतर सभी स्थानों पर λ/2 होगा। चूँकि λ/2 पथांतर पर विनाशी व्यतिकरण होता है, अतः फिल्म सभी स्थानों पर अदीप्त या डार्क दिखाई पड़ती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी फिल्म फनाकार है, पतली फिल्म, तो हमारा इंटरफेरेंस किस तरह से प्रोड्यूस होगा। OA और OB परस्पर एक अत्यल्प कोण थीटा पर आनत 2 समतल पृष्ठ हैं जिनके बीच फनाकार वायु तथा अन्य कोई भी माध्यम की फिल्म है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माध्यम की परत की मोटाई O से A सिरे तक बढ़ती जाती है। जब इस फिल्म पर एक वर्णीय प्रकाश किरणें आपतित होती है तो फिल्म की ऊपरी एवं निचली सतह से परावर्तित किरणों के मध्य व्यतिकरण होता है एवं फ्रिंजें दिखाई पड़ती है। ये फ्रिंजें दोनों पृष्ठों की परिच्छेद रेखा के समानांतर सरल रेखीय बनती है। ये फ्रिंजें सम मोटाई की फ्रिंजें कहलाती है। ये प्रभाव सर्वोत्तम तब दिखाई पड़ता है जब आपतन कोण बहुत छोटा हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। AOB कोई भी थिन वेव शेप्ड फिल्म है, थीटा वेज एंगल है और S जो हमारा सोर्स है वहाँ से इसके ऊपर लाइट गिर रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर हम फिर इस आई से रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों टाइप की इंटरफेरेंस इससे देख सकते हैं। व्यतिकरण किरणें आँख के समानांतर प्रवेश नहीं करती अपितु फिल्म के निकट किसी बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं। हम जानते हैं
कि पतली फिल्मों से परावर्तित किरणों के मध्य पथांतर 2 म्यूटी cos r माइनस लैम्डा बाई 2 होता है। यदि परावर्तित किरणों को ऊर्ध्व दिशा में देखा जा रहा है तो आपतन कोण I छोटा होगा, फलस्वरूप R भी छोटा होगा। अतएव cos r इज इक्वल टू नियरली हम 1 के बराबर ले सकते हैं। परावर्तित किरणों के बीच पथांतर 2 म्यूटी माइनस लैम्डा बाई 2 होता है, क्योंकि cos r जो था वो 1 हो गया। समपोषी व्यतिकरण के लिए अगर हम स्थिति निकालें तो 2 म्यूटी माइनस लैम्डा बाई इज इक्वल टू इवन इंटीजर ऑफ लैम्डा बाई 2 2n इंटू लैम्डा बाई 2 या n लैम्डा, और यहाँ से 2 म्यूटी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यह किसी भी चमकदार स्थित फिल्म की फ्रिंज की स्थिति होगी। टी के उन सभी मानों पर प्रदीप्त फ्रिंजें दिखाई देगी जो प्रतिबंध 2 को संतुष्ट करते हैं। अब विनाशी व्यतिकरण की स्थिति। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति के लिए जो पाथ डिफरेंस है 2 म्यू 2 माइनस लैम्डा बाई 2 यह ऑड इंटीजर ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 और 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी 3 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। ये वो स्थिति है, ये वो आपका कंडीशन है कि जब सेटिस्फाई होगी तो वहाँ पे हमें सारी अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देगी। फान का किनार t इज इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे ये दोनों जुड़ रहे हैं। ए ओ बी मीन्स ओ पॉइंट पे थिकनेस 0 होगी, इसलिए इसका सेंटर हमेशा डार्क दिखाई देगा। फनाकार पतली फिल्मों की फ्रिंजों का फ्रिंज अंतराल। फ्रिंज विड्थ ऑफ द वेल शेप्ड फिल्म। माना एन बी अदीप्त फ्रिंज किनार O से एक्सन की दूरी पर बनती है। यदि फान का कोण थीटा हो तो चित्र के अनुसार फ्रिंज पर t का मान t इज इक्वल टू एक्सन टेंजेंट थीटा। ट्राइंगल जो है, इससे हमारा ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसके अंदर O और ये 2 लाइंस बनी हुई है, इनके इस ट्राइंगल को अगर हम यूज़ करेंगे तो इस ट्राइंगल से x इज इक्वल टू एक्सन टेंजेंट थीटा। समीकरण 3 से एन बी अदीप्त फ्रिंज के लिए हम लिख सकते हैं इसको 2 म्यू एक्सन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इसी तरह अगर n प्लस 1 फ्रिंज के लिए लिखेंगे तो 2 म्यू एक्स n प्लस 1 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू लैम्डा। इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 6 में से 5 को घटाने पर 2 म्यू एक्स n प्लस 1 माइनस एक्स एन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। यह फ्रिंज चौड़ाई एक्स n प्लस 1 माइनस एक्स एन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू टेंजेंट थीटा। थीटा का मान छोटा होने पर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा। अतः एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन ये क्या हुआ n प्लस 1 और nth फिल्म के बीच फ्रिंज के बीच की दूरी जो कि हमारे पास फ्रिंज विड्थ को व्यक्त करेगी। तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा के बराबर होगी। यदि फान के बीच माध्यम हवा हो तो म्यू उस केस में 1 हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 थीटा के बराबर होगा, चूँकि फ्रिंज चौड़ाई n पर निर्भर नहीं करती। अतः सभी अदीप्त एवं प्रदीप्त फ्रिंजें समान मोटाई की होगी। फान कोण थीटा अधिक होने पर फ्रिंज चौड़ाई घटती जाएगी और लैम्डा अधिक होने पर यह बढ़ती जाएगी। यदि ज्ञात लैम्डा वाले प्रकाश के लिए हम प्रयोग करें तो बीटा ज्ञात कर सकते हैं और फान कोण थीटा भी इसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब श्वेत प्रकाश से फ्रिंजें कैसे हमें दिखाई देंगी, जैसा कि शुरू में भी डिस्कस किया था अभी लेक्चर में मैंने। तो अगर वो वैसे नॉर्मल थी, समानांतर फिल्म थी, तब अगर फनाकार फिल्म है तो क्या होगा। यदि फनाकार फिल्म को श्वेत प्रकाश से प्रकाशित करें तो फान के किनार पर अदीप्त फ्रिंज किनार पे इसलिए अदीप्त होगी क्योंकि वहाँ थिकनेस t0 है। फिर क्रमशः बैंगनी से लाल रंग की फ्रिंजें, फिर एक रंग पर दूसरे रंग के आनों से रंगों का मिश्रण, इसके बाद समान सफ़ेद प्रकाश। इस प्रकार फनाकार फिल्म हमें दिखाई पड़ेगी।